So, hello, welcome everyone. So today we are going to start with the second part of the biomolecule PYQ session. As we already know कि हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए ना. हम इसमें सारे चैप्टर के PYQs कवर करेंगे बिकॉज PYQs आर एसेंशियल बिकॉज उसमें से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो आपके रिपीट होते हैं. ओके, सो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं. और मैंने हमेशा से बोला कि जब भी हम क्लास स्टार्ट करते थे पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत करते हैं तो सभी बोलेंगे जय सरस्वती माँ एंड वी आर स्टार्टिंग विद दैट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट. सबसे पहला क्वेश्चन, एक तो मेरा वीडियो क्लियर नहीं है, इसको मैं देखता हूँ रिसॉल्व करने का. बट इससे पहले मैं एक बार हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं. ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है. सो देखिए, इसमें सबसे पहले आता है कि मैच द कॉलम. जैसे ही मैच द कॉलम है आपके दिमाग में पहला आना चाहिए एलिमिनेट करना है. ठीक है, बट मैं फिर भी आपको सारे बताऊंगा. तो देखिए, जो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि एक्वापोरिन प्रोटीन होता है, सो इट इज अ पॉलीपेप्टाइड. सो ए का 3 है. सो मेरा बी और सी ऑप्शन तो है. ठीक है, इधर आ जाइए. एब्सिसिक एसिड कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव होता है, काइटिन पॉलीसेकेराइड होता है. ठीक है, और एस्पाराजीन जो है अमाइड साइड लिंकेज वाला अमीनो एसिड होता है. ठीक है, तो मैं दोबारा बोल देता हूँ. एस्पाराजीन जो है वो हमारा अमीनो एसिड होता है और वो भी अमाइड साइड चेन वाला. मतलब इसकी जो साइड चेन होती है उसमें अमाइड होता है. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. तो एस्पाराजीन, सो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा? बी का 1 एंड वी हैव द ए का 3. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो मोर और लेस मैं आपको यहाँ से क्या रिवाइज करवा सकता हूँ. देखिए, वैसे तो मतलब काइटिन आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं कि काइटिन का क्या काम है. तो काइटिन जो होता है वो आपका पॉलीसेकेराइड है. किसकी यूनिट से बना होता है? तो एनिसेटाइल ग्लूकोसामीन की यूनिट से बना होता है, वो पॉलीसेकेराइड है. ठीक है, ये आपको आइडिया होना चाहिए था. इसके बाद एब्सिसिक एसिड जो है वो आपका मेनली जो है ये कैरोटीनॉइड का डेरिवेटिव होता है. ये जस्ट फैक्ट बेस्ड है, इसका मैं बहुत ज़्यादा आपकी वो नहीं कर पाऊंगा. इसके बाद एस्पाराजीन मैंने बता दिया एक्वापोरिन पॉलीपेप्टाइड होते हैं. सो लेट्स मूव ऑन सेकंड. ओके, सो लेट्स मूव. ओके, सो इसमें आता है डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल कैन बी अचीव्ड. लग रहा है मुझे पहले साइड करना पड़ेगा. सो डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटमेंट विद. तो किसको क्या कर सकते हैं अगर आपको डीएनए प्रेसिपिटेशन करना है? वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी में भी है. ठीक है, तो चिल्ड एथेनॉल से ट्रीट करते हैं. ठीक है, जो कि हमारा क्या नाम है बायोमोलिक्यूल में, तो डीएनए प्रेसिपिटेट आउट कर देता है. ठीक है, क्यों? चिल्ड एथेनॉल जो है वो डीएनए की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है, इसीलिए डीएनए स्टेबल नहीं रहता और चिल्ड एथेनॉल जो है वो डीएनए को प्रेसिपिटेट आउट कर देता है. तो ये आपको आइडिया होना चाहिए. तो फैक्ट बेस्ड है, आपको ये पता होना चाहिए. ठीक है, अच्छा बताइए, अब मान लीजिए बायोटेक हम बोल भी रहे हैं तो हम बोलेंगे कि इसके बाद हम वहाँ क्या करते थे? हम डीएनए को ऑब्जर्व करते थे अंडर यूवी लाइट, है ना. तो वो काम भी आपको पता होना चाहिए कि यूवी लाइट के अंडर अगर हमें ऑब्जर्व करना है तो कौन सा कलर का वो होता है, बैंड होता है. दैट इज समथिंग जो कि हम वहाँ डिस्कस करेंगे. बट आप रिवाइज कर सकते हैं. ठीक है, ऑरेंज कलर का होता है. फिर जो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग. कौन सा गलत है? देखिए, रॉन्ग राइट में गलती हो जाती है, इसलिए हम थोड़ा सा देखेंगे गलत कौन सा है. सेलुलोज पॉलीसेकेराइड आपको पता है, यस, बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है पॉलीसेकेराइड. फिर आता है यूरासिल पिरामिडीन है. ओके, देखिए इसे आपको मैंने बताया था कि वी हैव दैट एडेनाइन गुआनिन, है ना. एडेनाइन गुआनिन हमारा क्या नाम है प्यूरिन होता है. और कट जो होता है पिरिमिडीन होता है. कट मतलब साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ग्लाइसिन सल्फर कंटेनिंग, ये तो बहुत बड़ा पाप है ना. मतलब ग्लाइसिन को सल्फर कंटेनिंग कहना तो बहुत ही बड़ा पाप हो जाएगा. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. मतलब यहाँ हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना था, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा. ठीक है, सुक्रोज डाइसेकेराइड होता है, सबको पता है. हमारा डाइसेकेराइड है. सुक्रोज के बारे में क्या पता होना चाहिए? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का पॉलीमर है. अगर और भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है. कौन सी लिंकेज होती है? अल्फा 1 2 लिंकेज होती है. इसीलिए जितने भी कार्बोनिल पार्ट होता है वो इसमें बॉन्ड बना देता है, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है. तो अकेला डाइसेकेराइड ऐसा तो नहीं कहेंगे हम, ऑब्वियसली डाइसेकेराइड है जो नॉन रिड्यूसिंग है. ठीक है, सेलुलोज ऐसा पॉलीसेकेराइड, ये भी बात हो गई थी हमारी. बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. सो वी हैव, आई थिंक अभी तक हमें क्लियर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल डज हैव फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. अब जैसे ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आप सुनेंगे आपको आसानी से आइडिया हो जाना चाहिए कि हम न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं. ठीक है, फैटी एसिड एंड डाइग्लिसराइड. देखिए, फैटी एसिड एंड डाइग्लिसराइड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो सकता है क्या? ओके, सो वी हैव द डाइग्लिसराइड. डाइग्लिसराइड क्या होता है? तो आप बोलेंगे कि अगर हम ग्लिसरॉल ले लें और उसमें 2 फैटी एसिड जोड़ दें तो ग्लिसरॉल में अल्कोहल है. अल्कोहल और एसिड का बॉन्ड कौन सा होगा? एस्टर बॉन्ड होगा. और एस्टर बॉन्ड अगर बन रहा है, जस्ट इमेजिन कि अगर एस्टर बॉन्ड बन रहा है तो फिर क्या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहेंगे हम इसे? वहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं होता है. ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड के साथ. मोनोसेकेराइड ना पॉलीसेकेराइड, आपको पता है मोनोसेकेराइड के बीच में जो है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है. अमीनो एसिड में आपको पेप्टाइड लिंकेज पता है. तो ऑप्शन डी के साथ ही जाऊँगा. फिर भी मैं एक बार आपको ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए. देखिए, ये मान लीजिए शुगर यूनिट है. एस लिख रहा हूँ क्योंकि छोटे में लिखना है ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं. सो शुगर यूनिट है, इसके 5 डैश पे 5 डैश पे. अच्छा, शुगर की नंबरिंग हमेशा 1 डैश 2 डैश की जाती है क्योंकि जिससे वो बेस को सेपरेट किया जा सके, है ना. नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी. यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड है. ठीक है, फॉस्फेट है, फॉस्फोरिक एसिड ही जुड़ता है ना उसमें से. तो ये 5 डैश पे जो फॉस्फेट है, 5 डैश पे क्या है? CH2OH है. और CH2OH और फॉस्फेट के बीच में एक बॉन्ड है ना, तो दैट इज द एस्टर बॉन्ड. अब आप बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर कहाँ है भाई? तो देखिएगा, इस शुगर का एक 3 डैश भी तो होगा. 3 है, सॉरी. ओके, दिस इज प्रॉब्लमेटिक. हाँ, तो इस शुगर यूनिट का 3 डैश भी तो होगा ना. 3 डैश पे जो OH है वो क्या करेगा? वो आपका 3 डैश का जो OH है वो हमारा यहाँ पे एक और फॉस्फोरिक एसिड के साथ लिंक बनाएगा. ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड का एक उसके साथ. और ये फॉस्फोरिक एसिड कौन सा होगा? ये अगली शुगर यूनिट का, अगली शुगर जो यूनिट है उसके 5 डैश पे एक फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा होगा, है ना. और वो फॉस्फोरिक एसिड जो इस वाली शुगर के 5 डैश पे जुड़ा था वो अपने से ऊपर वाली शुगर पे 3 डैश के OH के साथ बॉन्ड बनाएगा. मतलब आई थिंक मुझे लगता है कि मैं क्लियर कर पा रहा हूँ. मतलब क्या है, 5 डैश पे फॉस्फेट जुड़ा होता है, 3 डैश पे OH जुड़ा होता है. और 5 डैश का फॉस्फेट ऊपर वाले OH के साथ बॉन्ड बना सकता है. ठीक है, फॉस्फेट नहीं कहेंगे हम, फॉस्फोरिक एसिड कहेंगे मोर और लेस. बट ठीक है, फॉस्फेट जो है वो OH के साथ बॉन्ड बनाता है. ठीक है, और अगर ये ऐसा बॉन्ड बना रहा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, अगर ये ऐसा बॉन्ड बना रहा है तो क्या आपको दिख रहा है कि एक जो चेन है उसमें 5 डैश ऊपर वाला फ्री है और जो सबसे नीचे वाला होगा उसके नीचे कोई होगा नहीं, मतलब उसका 3 डैश फ्री होगा. इसीलिए हम बोलते हैं ना 5 डैश टू 3 डैश एक यूनिट चलती है ना.
हमारा क्या नाम है न्यूक्लियोटाइड की जो चेन है दैट इज 5' to 3' होती है एक, और वो एक 3' to 5' होती है। ठीक है, तो मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। अच्छा, अब आप बोलेंगे क्वेश्चन से भटक गए कि फॉस्फोडाइस्टर कहाँ है, तो देखिए क्या ये अल्कोहल और एस्टर, ये पहला एस्टर लिंकेज हो जाएगी, और ये अल्कोहल और ये एस्टर यहाँ पे भी दूसरी एस्टर लिंकेज है। किसी को ये तो प्रॉब्लम नहीं है ना, 5' पे CH2OH है, और OH भी अल्कोहल ही है, CH2OH। सो अल्कोहल प्लस एस्टर फर्स्ट फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो 3' के OH के साथ होता है। आई थिंक अब ओवर एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है, तो अभी हम हटा देते हैं ये सब। आई थिंक आई एम क्लियर, आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। ठीक है, चलिए एक बार साइड करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मैच, और मैच देखते ही आपको एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन में पेप्टाइड होता है, ए का 4 कहाँ है, दो ऑप्शन में है, तो बी और सी कैंसिल हो गए। ठीक है, फिर हम कोई एक ऑप्शन चेक कर लेंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो डबल बॉन्ड होगा, मतलब बी का 1 होगा, और बी का 1 देखते ही आप ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। फिर भी हम और सारे डिस्कस कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है। न्यूक्लिक एसिड में कौन सा बॉन्ड होता है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, अभी बताया था। और पॉलीसेकेराइड जो होता है वो हमारा उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। इतना सबको पता होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, बताने लायक इसमें क्या है कि आपसे पूछा जाता है शुगर और बेस के बीच में कौन सा लिंकेज है, तो बीटा एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। आई वुड सजेस्ट कि आप एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी याद रखेंगे, तो दैट्स मोर देन सफिशिएंट। ओके, सो मोर और लेस आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा जल्दी करना होगा, वी हैव वेरी लेस टाइम। ओके, आई थिंक कोई तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो भी हम इसे थोड़ा सा फास्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, हमने देखा था ग्लाइसिन सल्फर कंटेनिंग। हम इसमें क्या एक्स्ट्रा डिस्कस कर सकते हैं, क्या बोलेंगे कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का एग्जांपल तो दो ही है ना, एमसी से याद करते हैं, मेथोनिन और सिस्टीन मेथोनिन। अच्छा, पूछा और क्या जा सकता है, देखो अगर और पूछेगा तो बोलेगा कि डाइसल्फाइड लिंकेज इसमें होती है, तो मोटा मोटी आप इतना आइडिया लेके जाएंगे। सिस्टीन और मेथोनिन होता है, सिस्टीन में मेनली ये लिंकेज पाई जाती है। ठीक है, तो मोटा ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, गिवन बिलो इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है इस चीज़ को। ओके, सो एक बार पढ़ते हैं थोड़ा सा। गिवन बिलो इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लिविंग टिश्यू। आइडेंटिफाई द कैटेगरी शोन इन वन ब्लैंक कंपोनेंट एक्स इन इट। तो सिंपल ये देखिए, आप बोलेंगे कि सबसे पहले ये राइबो शुगर है, राइबो शुगर पे CH2OH और यहाँ पे एक्स लगा है। अच्छा, 1' पे क्या होता है, 1' पे बेस होता है। अब बेस ढूंढना है, कोलेस्ट्रॉल बेस नहीं होता, हटा देते हैं। यानी कैटेगरीज हमें ढूंढनी है और फिर कंपोनेंट। ओके, सो देखिए अमीनो एसिड इसका कैटेगरी नहीं है। पहली बात तो ये जो है ये हमारा क्या बन सकता है, तो देखिए समझिएगा मेरी बात ध्यान से, ये शुगर है और ये बेस है ना, दिस शुगर एंड दिस बेस, ये शुगर ये बेस, तो दोनों मिला के न्यूक्लियोसाइड बनना चाहिए। तो न्यूक्लियोटाइड आंसर नहीं हो सकता। देखो कभी कभी मैं पहली बार देखता तो मेरे दिमाग में भी आता कि एडेनाइन हो सकता है और न्यूक्लियोटाइड मार्क कर देते, नहीं, क्योंकि वो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड तब होता है जब यहाँ 5' पे फॉस्फोरिक एसिड आके बाइंड करता है। ओके, मतलब अटैच होता है, मतलब एस्टर लिंकेज होता है, फॉस्फोएस्टर लिंकेज। इसके बाद हमारा न्यूक्लियोसाइड है तो आंसर डी हो जाएगा। अच्छा, यूरासिल होता है, ठीक है, तो यूरासिल आ सकता है राइबो शुगर के साथ, तो क्या बनेगा, नाम बता सकते हैं क्या, आप बोलेंगे कि यूरासिल है, बेस है, तो यूरिडेन बनता है ना, और अगर इसके साथ फॉस्फेट भी जुड़ जाता है तो यूरिडाइलिक एसिड हो जाता है। ठीक है, सो इट इज ओवर एक्सप्लेन, एक बार हटा देते हैं सब कुछ, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following structural formula of two compound is correctly identified along with its related ओके, अब फिर मुझे इसे साइड करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसे बंद ही कर दूँ, है ना, ये फालतू में हमारा ओके क्लियरली हम देख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ओके अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ टू कंपाउंड इज करेक्टली आइडेंटिफाइड अलॉन्ग विद इट्स रिलेटेड फंक्शन। ठीक है, तो इससे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ अच्छा सा लग रहा है, और फिर उसे यहाँ पे मतलब उसका फंक्शन भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए पहला वाला क्या है, तो बोलेंगे बहुत ही बेकार सा लग रहा है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। देखिए ये वाला पार्ट क्या, ग्लिसरॉल है, इसके साथ हमारे एक फैटी एसिड ये रहा, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा दूसरा फैटी एसिड, मतलब डाइग्लिसराइड तो हो गया, साथ में फॉस्फोरिक एसिड भी जुड़ा हुआ है भाई, बहुत ही बेकार है। और उसके बाद यहाँ बेस है, ओ माय गॉड, मतलब अब देखो मैं अपने टाइम पे से रट रहा होता था कि ये मिलेगा तो लेसिथिन होगा, बट आप जब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको ये क्लियरली हो जाएगा कि फॉस्फोरिक एसिड प्लस डाइग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड मैंने क्यों बोला, क्या बात आपको समझ आई, डाइग्लिसराइड का मतलब है ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड। डाइग्लिसराइड और फॉस्फोरिक एसिड का बॉन्ड मतलब जब बनता है तो वहाँ बनता है फॉस्फेटिडिक एसिड, फॉस्फेटिडिक एसिड TIDIC वाला। ठीक है, जो आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है। और फॉस्फेटिडिक एसिड में बेस जुड़ता है, और इस टाइम जो बेस है उसका नाम है इथेनॉल अमीन, है ना, तो फॉस्फेटिडिक एसिड में अगर बेस इथेनॉल अमीन जुड़ता है तो बनता है लेसिथिन, मतलब ए लेसिथिन है। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा इसलिए नहीं कि मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज दिखा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं इतना बताऊंगा तो कम से कम आपको स्ट्रक्चर याद रहेगा। ठीक है, कि ये वाला किसका है, लेसिथिन का है। ठीक है, लेसिथिन का स्ट्रक्चर है और वो सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होता है, आंसर सी हो जाएगा। बट हम फिर भी देख लेते हैं सेकंड वाला क्या है। तो आप बोलेंगे कि देखिए अब तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि सेकंड पता नहीं क्या ही आ गया है। तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना, सेकंड में 2 रिंग दिख रही है और 2 रिंग है, तो मैंने बताया था या नहीं मैं बताया तो अभी बता देता हूँ कि प्यूरिन जो होता है वो डबल रिंग होता है, और पिरिमिडीन का नाम बड़ा है बट सिंगल ही रिंग होती है ना। आप बोलेंगे ठीक है, प्यूरिन में भी एडेनाइन और गुआनिन दोनों आता है, और बताइए ये कौन सा है। तो देखिए अगर यहाँ पे अमीन लगाए ना तो एडेनाइन होता है, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो कीटो फंक्शनल ग्रुप है तो ये गुआनिन होता है, तो आप सेपरेट आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सो मतलब ये एडेनाइन हो जाएगा, बट एडेनाइन जो होता है वो बेस होता है, न्यूक्लियोटाइड नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी सही नहीं होगा। ठीक है, सो आई थिंक आई एम क्लियर अबाउट इट। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नाइट्रोजन स्पेस इज मैच विद करेक्ट, ऑब्वियसली ये बहुत ही सिंपल है यार, यूरिन में एडेनाइन गुआनिन होता है और पिरिमिडीन में साइटोसिन यूरासिल और थाइमिन, कट से याद रखना। ठीक है, सो ओके अब मैं डायरेक्टली एलिमिनेट करता हूँ, थाइमिन और यूरासिल, पिरिमिडीन है, सही बात है। ओके, हमें क्या ढूंढना है, हमें रॉन्गली मैच ढूंढना है क्या, यस राइट, सो ये रॉन्गली मैच ढूंढना है, तो आप कैसे करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ, ठीक है रॉन्गली, सो ये पहला वाला सही है, यूरासिल और साइटोसिन पिरिमिडीन होता है, कट में आ रहा है ना, हाँ सही है, गुआनिन एडेनाइन प्यूरिन होता है, सही है, लास्ट वाला गलत हो जाएगा, AT कट में T आ रहा है और T पिरिमिडीन होता है ना, कट जो है पिरिमिडीन है और प्यूरिन में 2 ही आते हैं, एडेनिन और गुआनिन। ओके आगे बढ़ते हैं।
molecule the total amount of purine nucleotide and pyrimidine is not always equal. So हमें ना बताना है कि कौन सा DNA molecule में क्या सही है. So purine nucleotide and pyrimidine equal नहीं होते, obviously होते हैं यार, है ना. तो this is not a correct answer. There are two strands which run parallel in the 5' to 3' direction. नहीं यार, देखो ये जो दो स्ट्रैंड होते हैं वो एंटी पैरेलल चलते हैं और एक में 5' to 3' डायरेक्शन में मूव करता है और एक 3' to 5' डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है. इसके बाद आता है हमारा, तो ये भी गलत हो जाएगा. द प्रोपोर्शन ऑफ एडेनाइन इन रिलेशन टू थाइमिन वेरीज विद द ऑर्गेनिज्म. देखो एडेनाइन और थाइमिन के बीच में जो प्रोपोर्शन है वो वेरी नहीं करता है ऑर्गेनिज्म से. हमारा एटी रिच डीएनए और जीसी रिच डीएनए ये वेरी करता है कि एटी रिच डीएनए कितना होगा, मतलब एटी सीक्वेंस कितने होंगे और जीसी सीक्वेंस कितने होंगे, ठीक है. इसके बाद आता है दो स्ट्रैंड है जो एंटी पैरेलल चलते हैं. हाँ तो सही बात है यार, एक 5' to 3' डायरेक्शन में होता है, 3' to 5' डायरेक्शन में होता है, ठीक है. क्या बात आपको समझ आ गई. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन द डीएनए, और सेम क्वेश्चन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए में एंटी पैरेलल होगी, ठीक है. सो लेट्स मूव अहेड. सो वन टर्न ऑफ हेलिक्स इन अ बी फॉर्म डीएनए इज अप्रॉक्सिमेटली, क्वेश्चन नंबर 11. सो फास्ट करना है हमें. हम बोलेंगे कि देखिए बी फॉर्म डीएनए में एक टर्न का लेंथ कितना होता है. तो देखो मुझे भी अपने टाइम में कंफ्यूजन बहुत होती थी कि याद कैसे रखें, ठीक है. तो मैंने तो इसे ऐसे याद किया था कि एक टर्न में 3.4 नैनोमीटर होता है, सॉरी 3.4 नैनोमीटर होता है एक टर्न में, ठीक है. और एक बेस पेयर के बीच में जो डिफरेंस है, मतलब डिस्टेंस है एक बेस पेयर में, वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है. मतलब आपको नाम सेम याद रखना है, यूनिट्स बदल देनी है. मतलब अगर एक बेस के बीच में, मतलब बेस पेयर के बीच में डिफरेंस पूछे तो फिर आपको बोलना है कि 3.4 एंगस्ट्रॉम है. अगर पूरे टर्न के बारे में पूछे तो 3.4 नैनोमीटर है. फटाफट देख लेते हैं यार, एक टर्न का है तो 3.4 नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है. अब आगे आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. न्यूक्लियोटाइड और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, सही बात है. ईच न्यूक्लियोटाइड इज कंपोजिट मॉलिक्यूल. तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा. देखो आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है. तो आप बोलेंगे कि बेस होता है, शुगर होता है और फॉस्फेट होता है. बेस और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, अभी आज की क्लास में हमने डिस्कस किया. बेस और शुगर के बीच में बीटा एंड ग्लाइकोसिलिक लिंकेज होती है, इतना आप याद रख लेंगे, दैट्स मोर देन इनफ. एंड फॉस्फेट और शुगर के बीच में कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे कि दैट इज समथिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ओके. सो दीज आर द प्रेजेंट. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. एटीपी इज आ. अब इंपॉर्टेंट है, एटीपी होता क्या है, तो सबको फुल फॉर्म तो पता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इसका मतलब क्या है, अच्छा इसमें जो पहला वर्ड है एडिनोसिन, उसका क्या मतलब है. एडिनोसिन मतलब न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड कैसे बना होगा, तो आप बोलेंगे देखिए एक शुगर होगा और उसके साथ बेस जुड़ा होगा और वो भी कौन सा, एडेनाइन, ठीक है. तो ये दोनों जब जुड़ेंगे तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा. और शुगर के 5' पे एक फॉस्फेट भी जुड़ गया होगा, तो फिर हमारा एडिनोसिन, ये वाली यूनिट एडिनोसिन प्लस 1 फॉस्फेट, तो उसका नाम क्या होगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. अब इसमें एक और फॉस्फेट जोड़ दो भाई, ठीक है, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाएगा. और फिर एक और फॉस्फेट जोड़ दो तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा. अब एक चीज़ आपको नोटिस करनी है कि पहला फॉस्फेट और शुगर के बीच में बॉन्ड कौन सा है, एस्टर बॉन्ड है, मतलब फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है. जबकि यहाँ फॉस्फो एस्टर बॉन्ड नहीं है, यहाँ अल्कोहल एस्टर के बीच में मतलब अल्कोहल और एसिड के बीच में बॉन्ड नहीं है. सो ये एनहाइड्राइड लिंकेज होती है. एसिड और एसिड के बीच में बॉन्ड जो होता है ना वो एनहाइड्राइड लिंकेज होती है, ठीक है. अभी मैं एक्स्ट्रा जा रहा हूँ, बट आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है एटीपी क्या होगा. तो एटीपी ऐसे ही बना होगा. अब इसको आप बेसिकली क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड है ना. न्यूक्लियोटाइड क्या होता है कि देयर इज वन शुगर एज द बेस, शुगर बेस और हमारा फॉस्फेट, तो वो तो मौजूद है इसलिए न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, ठीक है. सो आई थिंक आई एम क्लियर, है ना. काफ़ी हो चुके समझ आ गया होगा सबको कि एटीपी जो है हमारा न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, ओके. अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइट. सो ऑब्वियसली ये आप याद रख सकते हैं कि इसमें फिनाइलएलनिन जो है वो हमारा एसेंशियल है. कैसे याद रखते हैं, तो मैंने ये अपने टाइम पे ऐसे किया था. पीएम, ठीक है, इज़ वेरी इल टुडे, ठीक है. हमारे पीएम को कुछ ना नहीं होगा मुझे पता है, ठीक है, बस हम याद रखने के लिए कर रहे हैं, कोई बुरा नहीं मानेगा किसी के भी. तो इसमें होता है क्या, फिनाइलएलनिन होता है, मेथोनिन होता है, आइसोल्यूसिन होता है, वैलिन होता है. फिर आपको याद होना चाहिए, फिर हमारा ये थ्रियोनिन होता है, लाइसिन होता है, ल्यूसिन होता है, एंड वी हैव द ट्रिप्टोफैन होता है. तो यहाँ पे फिनाइलएलनिन है, देखो सीरीन नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे. एस्पार्टिक एसिड भी नहीं है, ग्लाइसिन भी नहीं है, ठीक है. तो एसेंशियल पार्ट जो है फिनाइलएलनिन है. अच्छा व्हाट आर द एसेंशियल अमीनो एसिड, कोई बताएगा. तो एसेंशियल अमीनो एसिड वो होता है जिनको हमें क्या नाम है डाइट से कंज्यूम करना जरूरी है, ठीक है. और वो नॉन एसेंशियल होते हैं जो या फिर किसी और प्रोडक्ट से बन जाते हैं, ठीक है, किसी और सबस्ट्रेट से वो बन जाते हैं, ठीक है. उन्हें हम अलग से कंज्यूम नहीं करते. अब आगे देखते हैं. इसके बाद हमारा क्वेश्चन काफ़ी रह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. देखिए इसमें क्या बोला है कि रेडियो एक्टिव थाइमिडीन व्हेन एडेड टू द मीडियम सराउंडिंग लिविंग मैमेलियन सेल गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए. Which of the following type of chromatin is expected to become radioactive if cell are exposed radioactive thymidine as soon as they enter the S phase. तो देखिए इसमें ये बोला है कि जैसे ही वो एस फेज में एंटर करते हैं हमने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन मीडियम में डाल दिया. अब इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन सा डीएनए में रेडियो एक्टिव थाइमिडीन हमें देखने को मिलेगा. सबसे बड़ी बात जो आपको पता होनी चाहिए कि हमारा यहाँ पे हम जो डीएनए है उसमें एक तो हेट्रोक्रोमेटिन होता है और एक यू क्रोमेटिन होता है. यू क्रोमेटिन क्या होता है, वो हमारा लूजली पैक्ड डीएनए होता है एंड दैट वुड बी हेल्पफुल इन ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन इफेक्टिवली हो पाता है यू क्रोमेटिन में, हेट्रोक्रोमेटिन में नहीं हो पाता है. इसीलिए थाइमिडीन जो रेडियो एक्टिव थाइमिडीन है वो हमारा कहाँ इनकॉर्पोरेट हो पाएगा, जो नया न्यूली सिंथेसाइज डीएनए, क्योंकि देखिए जिसका रेप्लिकेशन होगा उसके बाद उसी का ट्रांसक्रिप्शन होगा. तो यू क्रोमेटिन के केस में क्या होता है कि हमारा रेडियो एक्टिव थाइमिडीन जो है वो इसमें इनकॉर्पोरेट कर पाएगा बिकॉज इट गॉट ईजिली इलॉन्गेटेड, मतलब वो इलॉन्गेट ईजिली हो जाता है क्योंकि वो जो होता है लूजली अरेंज्ड होता है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16. द नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक बेस प्यूरिन अकरिंग इन आरएनए इज. अच्छा आरएनए में कौन सा
प्यूरिन होता है तो आप मतलब क्या ही बोले, मैं प्यूरिन तो मैं बोलूँगा ए और जी ही होता है ना, तो फिर वो कौन सा हो जाएगा, इसमें ग्वानिन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप पिरिमिडीन बोला होता तो आप CUT नहीं लिखते, आप सिर्फ क्या लिखते, CU लिखते, है ना। थाइमीन तो होता ही नहीं RNA में, ठीक है ना। आई थिंक आई एम क्लियर। लास्ट को मतलब अभी इस उसका तो देखिए, इसमें हटा देते हैं एक बार। टू फ्री राइबो न्यूक्लियोटाइड यूनिट आर इंटरलिंक्ड बाय, पहली बात राइबो न्यूक्लियोटाइड, राइबोस शुगर है, साथ में हमारा बेस है और साथ में फॉस्फेट ग्रुप है, वो एक दूसरे से किससे जुड़े होंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, दो राइबो न्यूक्लियोटाइड है तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े होंगे ना यार, एक राइबो न्यूक्लियोटाइड दूसरे राइबो न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ा होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा होगा, किसी और को कुछ और लगने की गुंजाइश तो नहीं है ना। अच्छा, ये ध्यान रखना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही होगा, ठीक है। वो जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है दैट इज़ बेस टू बेस लिंकेज होती है, सबको पता है ये बात, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। ओके, विच व्हाट इज़ रॉन्ग अबाउट न्यूक्लिक एसिड, तो गलत देखना है, इस इन सब क्वेश्चन में थोड़ा सा देखना चाहिए। DNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है, हाँ होता है। RNA डबल स्टैंडर्ड होता है, आपने पढ़ा होगा RNA इंटरफेरेंस के केस में, है ना, डबल स्टैंडर्ड RNA का यूज़ किया जाता है। ओके, एंड लेंथ ऑफ वन हेलिक्स इन इज़ 45 एंगस्ट्रॉम इन BDNA, तो देखिए यही गलत है, क्योंकि BDNA में एक हेलिक्स की लेंथ कितनी होती है, मैंने आपको बताया था कि आपको याद ऐसे रखना है, पूरा एक हेलिक्स 3.4 नैनोमीटर का होता है और एक बेस पेयर के बीच में डिफरेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो अगर वो नैनोमीटर में है, 3.4 नैनोमीटर है, तो एंगस्ट्रॉम में बदलोगे तो 34 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए ना यार, है ना। यहाँ तो 45 दे रखा है, तो आंसर यही होगा, रॉन्ग ढूंढना था। अच्छा, ZDNA क्या होता है, तो देखिए हमारे उसमें हम A, B और Z पढ़ते हैं, ठीक है। हमारा जो सबसे कॉमन है वो B है, उसमें लगभग 10.5 या 10 बेस पेयर आपको याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, ZDNA में हमारा 12 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। एक बार ये सब हटाते हैं, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। तो A होता है, B होता है, Z होता है। B वाले में 10 अप्रॉक्सीमेटली 10.5 या 10 बेस पेयर होते हैं, A वाले में 11 बेस पेयर होते हैं और Z वाले में 12 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। सो बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। B फॉर्म ऑफ DNA सबसे कॉमन है, ये आपको अपने दिमाग में ध्यान रखना है, बस इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, मोर और लेस। इस BDNA के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, एक हेलिक्स में कितना है, एक टर्न में कितना एंगल बेंड करता है 36 डिग्री, एक कॉमन एक्सिस के अबाउट ये हेलिक्स फॉर्म करता है, तो मतलब ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एडेनाइन क्या है, तो देखो इसको देखते ही अचानक से लोग न्यूक्लियोटाइड मार्क करने लगते हैं, बट नहीं यार, ऑब्वियसली नहीं, है ना। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्रॉब्लम में है। प्यूरिन होता है एडेनाइन, है ना, प्यूरिन बेस है, ठीक है। डबल हेलिक्स ऑफ DNA में दो स्ट्रैंड आर कॉइल्ड अराउंड अ कॉमन एक्सिस, यस, ईच अदर कॉइल्ड नहीं होते, कॉमन एक्सिस के अराउंड, मतलब कॉमन एक्सिस के अराउंड कॉइल्ड होते हैं, है ना। तो इस कॉमन एक्सिस के अराउंड एक कॉइल्ड है, उतना अच्छा मैंने बनाया नहीं, पर एक कॉमन एक्सिस के अराउंड एक कॉइल्ड है, ठीक है। सो मतलब आपको यही समझना है कि कॉमन एक्सिस के अराउंड कॉइल्ड होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। मैच द कॉलम आते ही आपको खुश हो जाना चाहिए। देखिए इसमें बोला है कि हम ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इनिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, कैटालिटिक एक्टिविटी का इन चारों में से इनिबिटर मेलोनेट ही दिख रहा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजन इसका इनिबिटर है ना, कौन सा है, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है, ठीक है। इसको भी डिस्कस कर लेंगे कॉम्पिटिटिव क्या होता है। तो ए का 2 मतलब वो तो फिर दो ऑप्शन में, मतलब A और B गए, ठीक है। सेकंड चेक कर लोगे, हो जाएगा। पोजेस पेप्टाइड बॉन्ड, अब पेप्टाइड सुनते ही आपके दिमाग में प्रोटीन आएगा, और प्रोटीन यहाँ पे काइटिन और राइसिन तो होता नहीं है, तो कोलेजन ही होगा, B का 4 और लगा के आप आगे बढ़ सकते हो, बट हम आगे पढ़ेंगे। फंजाई में सेल वॉल क्या होती है, काइटिन की होती है, सबको पता है ये बात, हाँ। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं वो राइसिन होता है, और ये वो टेबल है, तो ये एल्कोल, ये टॉक्सिन में आता है ना, टॉक्सिन एब्रिन राइसिन टॉक्सिन में आता है ना, एब्रिन राइसिन जो होता है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट आपको पता होगा, वो मेटाबोलाइट्स जिनका हमें पर्टिकुलरली मेटाबॉलिज्म से नहीं बनते, एंड दूसरा ये कि हमें उनका फंक्शन पता नहीं है। अच्छा, मेलोनेट जो होता है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एडवांटेज आपको पता है क्या, यस, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एडवांटेज ये होता है कि वो सबस्ट्रेट को ही सबस्ट्रेट को के एनालोगस होता है, इसीलिए एक्टिव साइट पे जाके बाइंड कर जाता है, और मतलब सॉरी मैं एडवांटेज बोल गया, सॉरी, डिसएडवांटेज ये कि ये सबस्ट्रेट जैसा ही दिखता है, इसीलिए वो एक्टिव साइट पे जाके बाइंड कर जाता है, ठीक है।
अब इसको कैसे रिमूव करें, मतलब अगर आपको इसका इफ़ेक्ट कम करना है तो आप सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ा देंगे, ठीक है। सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ा देंगे तो प्रोबेबिलिटी कि एक्टिव साइट के साथ इनिबिटर बाइंड करेगा वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। इसकी वजह से हमारा क्या नाम है, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का केस में क्या होता है कि आपका वी मैक्स में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, वी मैक्स पे क्यों नहीं इम्पैक्ट पड़ता? क्योंकि कोई भी एंजाइम डी नेचर नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कोई एंजाइम काम नहीं कर रहा है। तो पहले जितने एंजाइम जिस स्पीड के साथ काम कर रहे थे अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है के एम थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना। माइकलिस मेंटन कांस्टेंट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। ये क्या होता है? तो ये होता है कि 50% अगर एंजाइम को आपको 50% एंजाइम को अगर आपको सैचुरेट करना है तो कितना सबस्ट्रेट चाहिए? मैं दोबारा बोल देता हूँ, 50% एंजाइम को अगर आपको सैचुरेट करना है तो कितना सबस्ट्रेट चाहिए? ये हमारा ये होता है। एक्चुअली मैं भूल गया था कि मेरा वीडियो ऑफ है बिकॉज़ वो समथिंग बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ओके, सो आई थिंक सो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। ठीक है, आज के लिए आपको मैनेज करना पड़ेगा। शायद समथिंग कैमरा में इशू है, ठीक है, हम उसे रिजॉल्व करेंगे। देखिए, तो इसमें कुछ ऐसा है, हम कहाँ थे? हम ये थे कि क्या नाम है, मैं बता रहा था के एम क्या होता है। तो के एम है कि 50% जो एंजाइम है उसे सैचुरेट करने के लिए, मतलब 50% एंजाइम को सैचुरेट करने के लिए जितना कॉन्सेंट्रेशन जो चाहिए हमें सबस्ट्रेट का, वो के एम होता है। अब मान लीजिए किसी को 50% सैचुरेट होने के लिए बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, मतलब के एम की वैल्यू कम है। इसका मतलब भाई उसका सबस्ट्रेट और एंजाइम बहुत एफिशिएंटली काम कर रहा है भाई। कम सबस्ट्रेट में भी बहुत जल्दी 50% हो जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, तो ध्यान रखना है कि के एम जो है वो बढ़ जाता है ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर के केस में, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली है ना, सबस्ट्रेट की जगह आप किसी और ने ले ली है ज़िंदगी में, तो जो है एफिनिटी कम हो जाएगी। तो उसी 50% के लिए ज़्यादा सबस्ट्रेट चाहिए ताकि वो इनिबिटर से compete करके भाई उसकी जगह जो छीनी है इनिबिटर ने, वो उसकी जगह दोबारा ले सके। समझ गए? आई थिंक आई एम क्लियर अबाउट इट। ठीक है, मैंने बहुत कोशिश की है। अगर आपको नहीं समझ आता है तो मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम, अलॉटेड से ज़्यादा टाइम हो गया। प्रोस्थेटिक ग्रुप डिफर फ्रॉम कोएंजाइम इन दैट। अच्छा, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं सबसे बढ़िया, और ये कोएंजाइम क्या होते हैं ये भी है। ठीक है, तो एक बार इसे साइड करते हैं, एक बार मैं आपको बताता हूँ। देखिए, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो टाइटली बाउंड, देखो इसे तो मैंने मतलब क्या नाम है, अपने टाइम पे ऐसे ही याद किया था कि प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब पी से पक्का दोस्त है ना। और कोएंजाइम जो है एंजाइम का कच्चा दोस्त है। ठीक है, मतलब कच्चा इन द सेंस वो वर्ड अच्छा नहीं है ना। इसका मतलब है कि वो उतना रिलायबल नहीं है। ठीक है, सो मतलब क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो अगर ऐसा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर वो ऐसा कुछ है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो हमेशा बहुत आपका फ्रेंडली, मतलब कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त होता है, वो हमेशा हमेशा साथ रहता है, मतलब आपके साथ टाइटली बाउंड करके रखता है। इसलिए प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो टाइटली बाउंड करके रखता है हमारे एंजाइम के साथ, और को एंजाइम जो है ट्रांजिएंटली बाउंड करते हैं। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं सारे ऑप्शन। क्या रखा है, दे रिक्वायर मेटल आयन फॉर देयर एक्टिविटी। देखिए, ऐसा नहीं है, प्रोस्थेटिक ग्रुप और भी हो सकते हैं ना, तो मेटल आयन एक्टिविटी के लिए चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मेनली आपको पता है कुछ मेटल आयन जो है वो टाइटली भी बाउंड करते हैं और कुछ जो है वो आपके लूजली भी बाउंड करते हैं। ठीक है, द प्रोस्थेटिक ग्रुप आर टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम। हाँ, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब पक्का दोस्त, और पक्का दोस्त हमेशा टाइटली बाउंड करते हैं, कैसी भी सिचुएशन हो नहीं छोड़ेगा, है ना। वो एंजाइम की एंजाइम का ही पार्ट होता है, समझ रहे हैं, एक्टिव साइट का ही पार्ट हो जाएगा। अच्छा, एपो एंजाइम के साथ ट्रांजिएंट नहीं होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप का, तो ये नहीं होगा। और ये कोफैक्टर इन नंबर ऑफ एंजाइम, दे कैन सर्व एज कोफैक्टर्स इन अ नंबर ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। देखिए, वैसे अकॉर्डिंगली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये जो कोफैक्टर, ये जो ये लाइन लिखी है ये आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप में नहीं लिखी है। ठीक है, दे कैन सर्व एज अ कोफैक्टर इन नंबर ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। सो मतलब क्या नाम है, ये कोफैक्टर की तरह काम कर सकते हैं बहुत सारे एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन में। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप देखो ऑब्वियसली है ना, वो टाइटली बाउंड है ना, तो एक एंजाइम के लिए सगा होगा, है ना, मतलब उस एंजाइम के अलावा बहुत सारे रिएक्शंस में तो बाइंड करेगा नहीं, तो ये ऑब्वियसली स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब ऐसा कहाँ हो सकता है, तो देखिए जो हमारा कोएंजाइम है
आपको क्या लगता है? अब वो टाइटली बाउंड तो है नहीं, मतलब ट्रांजिएंटली बाउंड करता है। तो एंजाइम कैटेलाइज द रिएक्शन, बहुत सारी एंजाइम कैटेलाइज द रिएक्शन को, वो मतलब उसको कैटेलाइज कर सकता है बहुत सारी रिएक्शंस को। ओके, सो प्रोस्थेटिक ग्रुप के लिए ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। देखिए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कौन होता है, तो इसका आंसर आपको एकदम ही याद होना चाहिए यार। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इसे छोड़ना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इसका आंसर स्टैटिन होगा, ठीक है। बट मैं सारे ऑप्शन डिस्कस करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिन जो होता है ये क्या करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है। पर कैसे और क्यों? तो देखिए ये ना आप थोड़ा सा उसमें पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, मेनली ये जब आप हार्ट के बारे में पढ़ते हैं और ब्लड वेसल्स के बारे में। तो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है ना, जिसमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारा पहले तो आपका थ्रोम्बस फॉर्म करता है, फिर वो फाइनली जो है ब्लड जो है वो अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता है ना, लीडिंग टू सम एंजाइना, देन लीडिंग टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन, देन देर इज़ मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद वी हैव गॉट सम हार्ट फेलियर, है ना। सो मतलब क्या है कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल होना प्रॉब्लमेटिक है, और अगर ब्लड कोलेस्ट्रॉल होना प्रॉब्लमेटिक है तो इसे कम करने के लिए हमें स्टैटिन चाहिए। स्टैटिन करता क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल को जो बनाने वाला एंजाइम है ना, उसे कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है। मतलब आप अभी आगे जाके पढ़ेंगे कि एक एंजाइम होता है जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ये उसे इनहिबिट करता है। और कौन सा कॉम्पिटिटिव इनोवेशन करता है? कॉम्पिटिटिव इनोवेशन मतलब जो उसका सबस्ट्रेट है ये उसकी तरह दिखता है, इसीलिए वो एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो जाता है और वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बना नहीं पाता। इसकी वजह से ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअर हो जाता है। और फिर इन केसेस में जिनमें एथेरोस्क्लेरोसिस के केस होते हैं उनमें ये स्टैटिन रिकमेंड किया जाता है। आई थिंक आई एम क्लियर अबाउट इट, राइट। मैंने कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दी, आई वुड से वो बहुत ज़्यादा आपके काम की नहीं है, बट आपको क्या याद रखना है कि स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट क्यों है? बिकॉज वो हमारा कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है एंजाइम फॉर द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। ओके, इतना क्लियर होना चाहिए। अच्छा, कहाँ से निकलता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, आपको याद रखना है। फिर आता है स्ट्रेप्टोकाइनेस। ओके, आई एम सॉरी, स्टैटिन कहाँ से वो होता है? स्टैटिन जो है मोनिस्कस परपेरिस से होता है ना। मोनिस्कस परपेरिस जो होता है वो हमारा स्टैटिन प्रोड्यूस करवाता है। आई थिंक सो ये आपको क्लियर होगा, है ना, कि स्टैटिन जो है वो मोनिस्कस परपेरिस से निकलता है, ठीक है। मतलब वो से जो है ये उसका सोर्स होता है। तो मोनिस्कस परपेरिस जो है, फिर स्ट्रेप्टोकाइनेस के लिए स्ट्रेप्टोकोकस होता है, ठीक है। फिर लाइपेजेस जो हैं वो डिटर्जेंट में यूज़ होते हैं, है ना, प्रोटीन। फिर आपका साइक्लोस्पोरिन ए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको कि साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है इम्यूनो सप्रेसेंट होता है, और अगर ये इम्यूनो सप्रेसेंट है तो इसे हम अगर हमने ग्राफ्ट रिजेक्शन शो हो रहा है जो मेनली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करवाती है, उसके केस में साइक्लोस्पोरिन ए दे सकते हैं। ये किससे बनता है? तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये साइक्लोस्पोरिन ए हेल्प करता है प्रोड्यूस करवाने में। और साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये हमारा इनहिबिट करता है, हमारे इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह काम करता है, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स को इनहिबिट करके रखता है, ठीक है। सो हम इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ एंजाइम। तो देखिए इसको तो आप ऐसे याद रखिए, होलो एंजाइम। होलो मतलब कंप्लीट एंजाइम कैसे बनेगा? एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम नहीं, को फैक्टर। देखो को एंजाइम एक ऐसी टर्म है जो मैंने बताया था कि ये सिर्फ ट्रांजिएंटली बाइंड करने के वाले हैं, बट मुझे तो को एंजाइम के साथ वो भी चाहिए जो ट्रांजिएंटली बाइंड करते हैं, जो कि हमारे को एंजाइम है, और वो भी चाहिए जो परमानेंटली बाइंड करते हैं, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है। तो जो परमानेंटली बाइंड करेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप है, जो ट्रांजिएंटली बाइंड करेंगे को एंजाइम है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा एक और था कि वो मोनिस्कस परपेरिस जो होता है ना वो ईस्ट है, ठीक है, मैं बताना भूल गया, है ना। मोनिस्कस परपेरिस ईस्ट होता है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसको एक बार हटाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू कोएंजाइम इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। सही बात है यार, जो टाइटली बाउंड होते हैं मेटल आयन या कोएंजाइम वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विथ इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज एपो एंजाइम। देखिए एपो एंजाइम तो नॉन प्रोटीनेशियस
सॉरी, प्रोटीनेशियस पार्ट जो होता है वो एपो एंजाइम होता है, साथ में इसके साथ कोफैक्टर जुड़ता है तो क्या बनता है, होलो एंजाइम बनता है। तो क्या बोल रहा है, एक कंप्लीट कैटेलिटिक एक्टिव एंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप जो जुड़ा हुआ है उसे एपो एंजाइम नहीं होलो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, तो एपो एंजाइम तो प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, कोफैक्टर हमारा नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, दोनों मिलके होलो एंजाइम बनाते हैं। तो अगर यहाँ पे कोफैक्टर की जगह प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, अगर आप ऐसा तो नहीं ना आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है। देखिए को फैक्टर जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो कोएंजाइम और दूसरा प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, मैं दोबारा बोल देता हूँ, को फैक्टर दो टाइप के हैं, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, अच्छा कुछ मेटल आयन भी होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। ठीक है, सो कोएंजाइम क्या है, कोएंजाइम आर समवन जो कि ट्रांजिएंटली बाइंड करेंगे। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो परमानेंटली बाइंड करेंगे, और कुछ मेटल आयन भी होते हैं। ठीक है, मेटल आयन भी याद रख सकते हैं। तो अब ये क्या कह रहा है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा एंजाइम के साथ और वो एक्टिव हो गया तो उसे एपो एंजाइम नहीं कहेंगे, उसे होलो एंजाइम कहेंगे। ठीक है, मतलब एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर होलो एंजाइम बनाता है। ठीक है, एपो एंजाइम इज़ द प्रोटीनेशियस पार्ट, ठीक है, जो इनएक्टिव हो सकता है अगर कोफैक्टर ना जुड़े तो। ठीक है, सो आई थिंक आई एम क्लियर, एक बार आप इसे दोबारा सुन सकते हैं। ओके, हमने आंसर डिस्कस नहीं किया। सो ऑब्वियसली फर्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो ऑब्वियसली फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। सो ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स, ऑप्शन ए। ओके, हम बहुत स्लो जा रहे हैं यार, हमें फास्ट होना होगा। हाँ, नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम, देखिए नॉन प्रोटीनेशियस एक ही एंजाइम होता है, राइबोजाइम होता है। और ये राइबोजाइम में कौन कौन आता है, तो एक तो 23 SRRNA आता है और एक 28 SRRNA आता है ना। आपको पता है लार्जर सब यूनिट में 23 SRRNA और 28 SRRNA होता है। ये प्रोकैरियोट में होता है और ये यूकैरियोट में होता है। ये प्रोकैरियोट में, ये यूकैरियोट में। इंपॉर्टेंट क्या है इनका फंक्शन, ये जो होता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करवाते हैं। अब आप बोलेंगे ये पेप्टाइड बॉन्ड कब से बनने लग गए और कहाँ बनने लग गए, सबसे इंपॉर्टेंट तो देखिए होता ये है कि ये पेप्टाइड ट्रांसफरेज सेंटर की तरह काम करते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये जो आपको पता है टीआरएनए जो है वो हमारा एक अमीनो एसिड लेके आता है ना, अमीनो एसिड लेके आता है एट 3' एक अमीनो एसिड होता है टीआरएनए के पास, और यहाँ पे हमारा कुछ कोड होते हैं, ये 3 कोडॉन होते हैं और उसका एंटी कोडॉन इसके पास होता है ना। ये दोनों लेके आता है। तो यहाँ इसके ऊपर मान लीजिए यहाँ पे ट्रिप्टोफैन लगा है, या सबसे सिंपल मान लीजिए कि वी हैव द ग्लाइसिन लगा है। तो ग्लाइसिन अगर लगा है तो पिछला वाला जो अमीनो एसिड है, जो इससे पिछले वाला अमीनो एसिड है यहाँ पे, और वो पूरी चेन जो है अमीनो एसिड की, ये जो पूरी चेन है, ये जो लिंक है, ये पूरी चेन से ग्लाइसिन को दोबारा जोड़ने का काम जो करता है दैट इज राइबोजाइम। ठीक है, तो ये पेप्टाइड ट्रांसफरेज की तरह काम करेगा, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये कि ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करवाता है बिटवीन द अमीनो एसिड ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। ठीक है, आई थिंक आई एम क्लियर। आपको याद रखना है कि 23 SRRNA और 28 SRRNA हमारा नॉन प्रोटीनेशियस होते हैं, राइबोजाइम होते हैं और पेप्टाइड ट्रांसफरेज की तरह काम करते हैं। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आई थिंक सो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट है इसलिए थोड़ा जल्दी। सबस्ट्रेट बाइंड विद एंजाइम एट एज इट्स एक्टिव साइट, यस ऑब्वियसली ऐड होना चाहिए। एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट कौन करता है, मेलोनेट। और वो कौन सा इनहिबिटर होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है, अगर आप सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो तो एंजाइम की जगह सबस्ट्रेट ले लेगा, क्योंकि सबस्ट्रेट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ना एंजाइम के साथ लगने की। तो अगर आप सक्सिनेट अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो तो क्या इनहिबिशन रिवर्स नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो होता है वो रिवर्सिबल इनहिबिशन भी तो होता है ना। इसका मतलब है अगर आप सक्सिनेट अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो मेलोनेट की क्या हिम्मत भाई कि वो ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज की एक्टिव साइट पे लगे रहे। आपको समझ आ रहा है। सो मतलब वो ब्लॉक करके नहीं रख सकता है ना, क्योंकि सक्सिनेट जो है अगर उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, सक्सिनेट बहुत ज़्यादा है, मेलोनेट मान लीजिए यहाँ थोड़ा सा है। सो मतलब ये एंजाइम की जो एक्टिव साइट है यहाँ पे ये वाला बाइंड करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, समझ रहे हैं। तो मतलब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का मतलब ये होता है कि वो एंजाइम के साथ ट्रांजिएंटली बाइंड कर गया, बट अगर आप सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे तो एंजाइम दोबारा से सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाएगा। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर आता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अच्छा ऑब्वियसली ये गलत है ना, क्यों गलत है, क्योंकि इसने बोला डज नॉट, एक बार हटाते। ओके सॉरी, समथिंग इज मिसिंग, कहाँ पे थे हम, अरे यार ये क्या हो रहा है। हाँ, सो मतलब हम कहाँ थे, कौन से क्वेश्चन पे थे, मैं ये भूल गया। हाँ पीछे थे। हाँ तो शुरू करते हैं। तो हम कहते हैं कि एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट। हाँ, मेलोनेट का जो इनहिबिशन है वो रिवर्स हो जाता है। ये तो गलत लिख रखा है, इसने बोला डज नॉट रिवर्स, वो तो रिवर्स हो जाता है क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। सो ऑप्शन भी आ जाएगा। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड द एंजाइम एट अ साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट विच बाइंड द सबस्ट्रेट। ये भी सही बात है यार कि भाई नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में जो हमारा इनहिबिटर होता है वो कोई और जगह बाइंड करता है रादर देन एक्टिव साइट, कोई और जगह बाइंड करता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे इसका एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। साइनाइड जो होता है वो हमारा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का वो होता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज मेनली जब वो कर रहा होता है ऑक्सीजन को जब इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है तो मेनली उसका ब्लॉकर जो होता है ये हमारा ये होता है साइनाइड। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि साइनाइड अगर कर लेते हैं, मतलब ऑब्वियसली किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, है ना। तो फिर वो जो है सेलुलर रेस्पिरेशन को इनहिबिट कर देता है जिससे कि हमारी इमीडिएट डेथ हो सकती है। ठीक है, सो इट इज ऑब्वियसली फेटल। मेलोनेट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, सही बात है यार। ठीक है, तो ऑप्शन बी गलत है क्योंकि इसने बोला कि रिवर्स नहीं हो सकता, जबकि रिवर्स हो सकता है। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। दो क्वेश्चन और है यार जल्दी से। एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम आर। देखिए बहुत सारे कोएंजाइम का जो एसेंशियल कंपोनेंट होता है वो, पहली बात कोएंजाइम में आपको याद कौन कौन से रखना है, तो एफएडी ध्यान रखना है। ठीक है, ये कोएंजाइम की तरह एक्ट कर सकता है, एनएडी भी कोएंजाइम की तरह एक्ट कर सकता है, एनएडी एनएडीएच। ठीक है,
सो मतलब क्या है, अब बोल ये रहा है अच्छा इसमें फ्लेविन आ रहा है ना, फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। तो देखो निकोटिनिक एसिड जो होता है विटामिन B3 होता है, और फ्लेविन जो है वो राइबोफ्लेविन से आया है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो क्या ये सारे कोएंजाइम के जो पार्ट हैं ये विटामिन के डेरिवेटिव होने चाहिए? यस। तो मतलब ये तो आपको फैक्ट में याद रखना है, मैंने आपको इसलिए बताया कि जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग में बेटर हो कि कोएंजाइम में एफएडी एनएडी है, और एफएडी और एनएडी जो है वो विटामिन से ही तो डिराइव हुए ना। एफएडी में फ्लेविन जो है वो राइबोफ्लेविन का पार्ट है, और आपको पता है राइबोफ्लेविन कौन सा होता है? विटामिन B2, राइट। और निकोटिनिक एसिड जो होता है नियासिन का पार्ट है, नियासिन कौन सा होता है? हमारा विटामिन B3। सो आपको याद रखना है कि कोएंजाइम में विटामिन का रोल होता है, ठीक है। ओके, लेट्स हैव दो ही क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं। मॉडर्न डिटर्जेंट में कौन सा होता है? तो एल्कली फाइल्स होते हैं, ठीक है। मॉडर्न डिटर्जेंट में एल्कली फाइल्स होते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एल्कलीज का यूज़ किया जाता है मॉडर्न डिटर्जेंट में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे मैं आपसे बोलूँगा कि ये क्वेश्चन मुझे कहीं एनसीईआरटी में नहीं दिखा ये टॉपिक, बट ठीक है, मतलब आप पीवाईक्यू है तो याद रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलाइज इंटरनल, अभी बहुत इंटरनली इंपॉर्टेंट है यार, कि इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड अगर कोई तोड़ रहा है तो एंडोन्यूक्लियस ही होना चाहिए, है ना। ये आप थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे, अलग अलग भी होते हैं एंडोन्यूक्लियस, बट आपको याद क्या रखना है, एंडोन्यूक्लियस इंटरनली बॉन्ड तोड़ते हैं, ये है। अंदर से अगर कोई बॉन्ड तोड़ रहा है तो दैट इज एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस बाहर से ब्रेक करते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे आई थिंक सो। मान लीजिए यहाँ से ब्रेक कर रहा है तो ये एंडोन्यूक्लियस है, जबकि साइड से ब्रेक कर रहा होता है तो दैट इज एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू शुड कीप इन माइंड, एंड इसी के साथ मैं सेशन एंड करूँगा। 30 क्वेश्चन था, पिछला 30 क्वेश्चन हो चुका है एंड बायोमोलिक्यूल कंप्लीट हो गया। मैंने सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश की, मैंने आपको सब कुछ रिवाइज करवाने की कोशिश की। इफ़ यू फील कि कोई टॉपिक रह गया तो यू कैन कमेंट, ओके। एंड इसी के साथ मैं एंड करूँगा सेशन। जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा बड़ा हो गया, बट आई वुड ट्राई, ओके। सो ऑब्वियसली थैंक यू फॉर पेशेंट हियरिंग, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। एंड ऑब्वियसली अच्छे से पढ़िए, है ना। एग्जाम बहुत नियर है, अभी ये सोचने का टाइम नहीं, पढ़ना कैसे है, अभी सच में पढ़ने का टाइम, ओके। थैंक यू टू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।